राघवपुर नाम के गांव में एक रमेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी फूलों की खेती का व्यवसाय था। वो जो भी बीज लेकर जाता उसे वो उगाकर उसके पौधे बना देता था। ये देख सभी घर वाले उस पर बहुत खुश थे। एक दिन रमेश का मित्र समर वहां आता है और रमेश से, रमेश, इस साल भी तुमने फूलों की खेती की है। इस साल तुमने नया क्या लगाया है खेती में? मैंने इस साल ट्यूलिप्स के भी फूल लगाए हैं। देखते हैं कैसे आते हैं। मेरे हाथ से कोई बीज लगाया और उसे फूल नहीं आया, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, ये बात तो सच है रमेश, तुम्हारे हाथ में जादू है। अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग फूलों के बीज लेकर आया हूँ। धन्यवाद समर, तुम सच में मेरे दोस्त हो। ऐसा कहकर समर कुछ काम से वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश वो बीज अपने खेत में लगा देता है और कुछ महीनों बाद उसे बहुत सुंदर गुलाब के फूल आते हैं। उसे देख रमेश बहुत खुश हो जाता है। वो गुलाब के फूल अलग अलग रंग के थे। उसे देखकर बहुत से लोग फूल लेने के लिए आया करते थे। ये देख उस गांव का साहूकार मोहनलाल मन में, ये रमेश तो बहुत ही तरक्की कर रहा है। छोटी सी खेती लेकर आज कितने अच्छे दाम में फूल बेच रहा है। इसका ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में सोचकर साहूकार रमेश के खेत के पास चला जाता है। तभी साहूकार मोहनलाल रमेश से, अरे रमेश, कैसे हो? अच्छा हूँ साहूकार जी, आप कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कोई काम हो तो बताइए। अरे मेरा कुछ काम नहीं है, मैंने तुम्हारे खेती में अच्छे गुलाब देखे तो उन्हें देखने के लिए चला आया बस। आइए ना साहूकार जी, मैं आपको अलग अलग फूल दिखाता हूँ। अरे रमेश, ये तो बहुत अच्छे प्रकार के अलग अलग गुलाब के फूल है तुम्हारे खेत में। मैंने तो अभी तक इतने अच्छे फूल कभी तक देखे ही नहीं। आपको अगर कुछ फूल चाहिए तो आप ले सकते हो साहूकार जी। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे खेत से ही फूल लेकर जाऊंगा रमेश। मैं कल दूसरे गांव गया था, मुझे वहां भी अलग अलग फूलों के बीज मिले हैं तो मैं लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरों के हाथ भिजवा देता हूँ। जी साहूकार जी, आप भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहनलाल रमेश के खेत में से चला जाता है और अपने नौकर के हाथ कुछ बीज भिजवा देता है। रमेश जी, मालिक ने ये तुम्हारे लिए कुछ बीज भिजवाए हैं, ये ले लो। अरे आओ हरिया, बैठो। अरे नहीं रमेश जी, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद हरिया। रमेश वो बीज की पोटली खोलकर देखता है तो उसमें सूखी हुई मछलियां होती है। साहूकार जी ने मेरे खेत में लगाने के लिए सूखी मछलियां दी है। रमेश पोटली हाथ में लिए सोचता है। तभी उसकी बीवी चेतना रमेश से, अजी, ये सूखी हुई मछली किसने दी है? ये तो किसी काम की नहीं है। ये मछलियां साहूकार जी ने दी है। उन्होंने फूलों के बीज बताकर ये मछलियां दी है मुझे। वो हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब तो मैं इन मछलियों को भी खेत में लगाऊंगा और इसे उगाऊंगा। ऐसा कहकर रमेश खेत तैयार करने चला जाता है। उसे देख चेतना बड़ी अचरज में पड़ जाती है और मन में, अब ये क्या मछलियों की खेती करने वाले हैं क्या? हे भगवान, इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे। रमेश अब उसका रहा हुआ खेत जोतकर उसमें मछलियां फेंक देता है और शाम के समय नदी के किनारे बैठ जाता है। रमेश सोच ही रहा था, तभी नदी के पास एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत रमेश से, बेटे, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रहे हो। दादी, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चेहरा पहचानती हूँ, बताओ क्या समस्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। दादी, मैं मेरे खेत में अच्छी फूलों की खेती कर रहा था तो हमारे गांव के साहूकार मेरी तरक्की देखकर मुझसे जलता है, इसलिए उसने मुझे मेरे खेत में लगाने के लिए बीज लेकर आया। ऐसा कहकर नौकरे के हाथों सूखी मछलियां भेजी है। मैंने उसे खेत में लगा दी, मगर अब मैं मेरे खेत का क्या होगा यही सोचकर परेशान हूँ। बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें ये विभूति देती हूँ, तुम ये तुम्हारे खेत में डाल दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। मैं कुछ समझा नहीं दादी। तुम ये विभूति लेकर जाओ और मछली लगाए हुए खेत में डालकर आओ। कुछ महीनों बाद चमत्कार देखो। वहाँ अगर पौधे उगे तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने रमेश के हाथों में विभूति रख दी और वहाँ से चली गई। उस विभूति को देख रमेश सोचते हुए, क्या ये विभूति सच में काम करेगी? चलो, दादी ने दी है तो डालकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर रमेश घर चला जाता है। घर जाकर
चेतना और रमेश दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन रमेश उठकर खेत में जल्दी चला जाता है और खेत में दादी ने दी हुई विभूति डाल देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे पौधे उगकर आते हैं। वो देख रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी चेतना से, अरे ये देखो, मैंने दादी की बात मानकर इस खेत में विभूति डाल दी थी और आज देखो उस खेत में छोटे छोटे पौधे उग कर आए हैं। हाँ, आप सच कह रहे हैं, उस बूढ़ी दादी ने हमारी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर रमेश अपने खेती का अच्छी तरह से ध्यान रखा करता था। 3 महीने हो जाने के बाद रमेश एक पौधा उखाड़ के देखता है। तभी उसके नीचे कुछ मछलियां लगी हुई दिखाई देती है। रमेश उन मछलियों को तोड़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि वो कोई साधारण मछली नहीं है, उसका रंग सोने जैसा है। वो उसे तोड़कर एक टोकरी में डालता है। तभी वो मछलियां चमकने लगती है। तभी रमेश का दोस्त राघव वहां आ जाता है। राघव रमेश से, रमेश, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। खेत में मछली की खेती करके दिखाई। ऊपर से ये मछलियां मुझे सोने की लग रही है। सोनार के पास जाकर देखना पड़ेगा। राघव, तुम सच कह रहे हो, मुझे भी ये सोने की मछलियां लग रही है। चलो हम इसे सोनार के यहाँ लेकर जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश और राघव सोनार की दुकान में चले जाते हैं। तभी सोनार देखता है तो वो सच में सोने की मछली होती है। उन 4 मछलियों को बेचकर रमेश के पास बहुत पैसा आ जाता है। रमेश वो पैसे लेकर घर चला जाता है और चेतना से, चेतना, ये पैसे लो, इन्हें संभाल के रखो। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? हमारे खेत में पौधों को सोने की मछलियां लगी है। एक पौधे की निकाली तो इतने पैसे आए। अब मैं जल्दी जाकर सब पौधों की मछलियां तोड़कर घर लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाइए। हाँ। ऐसा कहकर रमेश खेत में चला जाता है और खेत में जाकर सारे खेत की मछलियां निकाल लेता है और एक ट्रक में भर के अपने घर लेकर आता है। घर लाते ही रमेश अच्छा घर बनवाता है और जरूरत की कुछ चीजें खरीद लेता है। अब रमेश गांव में जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था। ये बात तो जैसे पूरे गांव में फैल गई और साहूकार मोहनलाल मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वो मन में, मैंने उसका बुरा करने के हेतु ऐसा किया था, मगर उसका नसीब इतना अच्छा है कि सोने की मछलियां खेत आ गई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होता है। इधर रमेश सारे गांव वालों को कुछ पैसे बांटकर उनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करता है। अब मोहनलाल के दिमाग में एक अच्छा विचार आता है। वो सारे गांव वालों से कह देता है कि, सुनो गांव वालों, रमेश को मछली उगाने के बीज मैंने ही दिए थे, जिसको चाहिए वो लेकर जाओ। ऐसा कहकर मोहनलाल बहुत सारी सूखी मछली खरीद लेता है और गांव वाले भी मोहनलाल से सूखी मछली खरीद कर अपने खेतों में डालने लगे। मगर कुछ दिनों बाद खेतों में से बहुत बदबू आने लगी। एक भी पौधा नहीं उगा। अब सब लोग समझ गए थे कि मोहनलाल ने उन्हें फंसाया है। सभी लोग उसके घर पे चले जाते हैं और, अरे मोहनलाल जी, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अरे क्या हुआ है, आज अचानक तुम्हें सबको पैसे चाहिए? आपने हमें फंसाया है। हमारे खेतों में एक भी पौधा नहीं आया है। बहुत बदबू आ रही है हमारे खेतों में और हमें हमारे पैसे लौटा दीजिए। मैं ऐसे कैसे आपके पैसे वापस कर दूं? फिर हम सब आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। मोहनलाल पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और, ये लीजिए आपके पैसे। सब लोग मोहनलाल से पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। मोहनलाल को अब अपनी गलती का अच्छा सबक मिला था। वो फिर से कभी भी लोगों को फंसाया नहीं करता था और रमेश भी गांव वालों की मदद करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। रामपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके माता पिता खेती में काम किया करते थे। उनकी खेती में आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। राम के पिताजी एक दिन अचानक से बीमार पड़ गए तो राम की माँ रमा उनकी देखभाल करने के लिए घर में रहा करती थी। रमा राम से, बेटे, अब तुम्हें ही घर की सारी खेती देखनी पड़ेगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सब कर लोगे। मैं चलता हूँ माँ। ऐसा कहकर राम वहां से चला जाता है। सुभाष घर पर आराम करने की वजह से उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया था। राम अब खेतों की देखभाल किया करता था। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। तभी राम के खेत में आम के पेड़ों को बहुत सारे आम लग गए थे। उनकी देखभाल करते समय राम का समय कैसा चला जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। एक दिन राम का दोस्त उसके खेत में चला जाता है। तभी,
अरे माधव, आओ ना। कैसे आना हुआ तुम्हारा? राम, मुझे इधर थोड़ी देर काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा, तुम कैसे हो बताओ? मैं ठीक हूँ, बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। तुम्हारे खेत में तो कच्चे आम बहुत अच्छे आए हैं इस बार। हाँ, इस साल पेड़ों को आम थोड़े ज्यादा ही आए हैं। और चाचा जी कैसे हैं? अरे माधव, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए अब वो घर पर ही रहते हैं। अच्छा राम, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ। ऐसा कहकर माधव वहां से चला जाता है। अब राम अपने काम करने में व्यस्त हो जाता है। अब अचानक एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया और उसमें खेतों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। ये सब देख राम मन में, मेरे खेतों में भी बहुत नुकसान हुआ होगा, मेरे आम के पेड़ तो ठीक होंगे ना? ऐसा मन में सोचकर राम खेत की ओर चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो उसके आम के पेड़ तो सही सलामत थे, मगर पेड़ पे लगे हुए कच्चे आम सारे के सारे गिर गए थे। अब इतने कच्चे आमों का क्या करे, इसका विचार राम कर रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है। अगर मैं इन कच्चे आमों को बाजार में जाकर बेचूं तो अच्छा होगा, कुछ तो दाम मिलेगा। ऐसा सोचकर राम खेत के कच्चे आम जमा करने लगता है और उसे टोकरी में भर के अपने खेत से घर तक गाड़ी में डालकर लेकर आता है। अब अगले दिन राम कच्चे आम बाजार में लेकर चला जाता है। अब राम एक जगह रुककर अपने कच्चे आम बेचना शुरू कर देता है। कुछ लोग देखकर चले जाते हैं, मगर कोई लोग लेते नहीं। तभी राम, कच्चे आम ले लो, कच्चे आम ले लो, खट्टे मीठे कच्चे आम ले लो। ऐसा वो कह रहा था। तभी कॉलेज की लड़की उसके पास आकर राम से, मुझे एक कच्चा आम छील के उस पर नमक मिर्च मसाला लगा कर देना। जी, मैं सिर्फ कच्चे आम बेच रहा हूँ, मैं कच्चे आम का मसाला डालकर नहीं बनाता। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। आप ये कच्चे आम लेकर जा सकती है, बहुत स्वादिष्ट है और सस्ते भी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके ये आम। राम अब उस लड़की की बातों का विचार करता है। ये लड़की कच्चे आम नहीं लेना चाहती, मगर इसे खाने के लिए मिर्च मसाला डालकर कच्चा आम चाहिए। अगर मैं कच्चे आम को काटकर उसे अच्छी तरह से बनाकर बेचूं तो मेरे कच्चे आम भी बेचे जाएंगे और नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। ऐसा सोचकर राम घर चला जाता है और अगले दिन कच्चे आम पर डालने के लिए लगने वाला सारा सामान अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। आज वह उसी जगह एक रेडी लगाकर खड़ा था। उसने उस रेडी पर कुछ जरूरत की चीजें रखकर बेचनी शुरू कर दी थी। अब राम, कच्चे आम ले लो, खट्टे मीठे रसीले आम ले लो, ऐसा वो आवाज दे रहा था। तभी दो लड़के उसके रेडी के पास आकर उससे, अरे भैया, कितने के दिए हैं ये कच्चे आम? 15 रुपए का एक प्लेट। बोलो आपके लिए कितने बनाऊं? 2 प्लेट बना दो भैया। ठीक है, अभी बनाता हूँ। ऐसा कहकर राम 2 प्लेट के लिए कच्चे आम काटकर उसमें मिर्च मसाला डाल देता है और उस पे अलग ही चटनी डालता है। उससे उस कच्चे आम का स्वाद और बढ़ जाता है। राम अब कच्चे आम 2 प्लेट में डालकर उन 2 लड़कों को दे देता है और वो लड़के खाने लगते हैं। तभी लड़के राम से, भैया, बहुत ही स्वादिष्ट है आपके कच्चे आम और सेहतमंद भी। आपको पसंद आए? हमें तो बहुत पसंद आए। आज से हम हर रोज आपके यहाँ से कच्चे आम खाकर जाएंगे। ऐसा कहकर वो लड़के चले जाते हैं। उन लड़कों की बातचीत सुन राम का दिल खुशी से भर जाता है। अब राम दिन भर खड़े रहकर रेडी पर सारे कच्चे आम बेचता है और शाम को घर जाने पर उसकी माँ, बेटे, आज तुम्हारे सारे कच्चे आम बेचे गए? हाँ माँ, मेरे सारे आम बेचे गए, मैं बहुत खुश हूँ। बेटे, मगर ये कच्चे आम ज्यादा दिन तक नहीं मिलेंगे। पिताजी, ये नीचे गिरे हुए आम तो मैंने बेच डाले और कुछ आम है हमारे पेड़ों पर, मैं वही बेचकर धंधा करूंगा और नहीं मिले तो खरीद लूंगा। हाँ, ये अच्छा विचार है तुम्हारा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर रमा किचन में चली जाती है। सभी आज एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब राम भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। उसकी हाथ की टेस्ट की वजह से सभी लोग उससे कच्चे आम खरीदा करते थे और उसकी दुकान के कच्चे आम जल्दी खत्म हो जाया करते थे। ये देख रेडी के पास खड़ा दुकानदार श्यामलाल राम की तरक्की पर बहुत जल रहा था। उसके मन में राम का धंधा बंद करने का विचार आता है। तभी श्यामलाल, इस राम का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक आना ही कम हो गए हैं और खुद कितने से अच्छे धंधा कर रहा है। ऐसा सोचकर वो उसका धंधा बिठाने की कुछ तरकीब ढूंढता है। तभी श्यामलाल के मन में विचार आता है,
अगर मैं इसके खाने में कुछ सामान मिला दूं तो सारे ग्राहक मेरे दुकान पर आ जाएंगे। ऐसा सोचकर श्यामलाल रेडी के पास चला जाता है और राम से बातें करने लगता है। बातें करते करते उसके हाथ में पेट खराब होने की दवा रहती है। वो श्यामलाल उस चटनी में डाल देता है और थोड़ी बात करके वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद राम को उसकी चटनी का रंग कुछ अलग ही दिखने लगता है। तभी राम उस चटनी को टेस्ट करके देखता है और उसे खाकर थूकता है। ये मेरी चटनी अचानक ऐसे कैसे लगने लगी है? इतनी खराब तो आज तक नहीं लगी। इसमें कुछ मिलाया हुआ लग रहा है। राम वैसे ही वो चटनी उठाकर फेंक देता है और घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसके पास गांव का आदमी रोहन आ जाता है। अरे राम, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे रोहन, मैं घर जाकर कुछ देखना चाहता हूँ। क्या हुआ है राम? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। रोहन, मेरी चटनी में अचानक किसी ने कुछ मिला दिया था। मैंने खाकर देखा तो मुझे बहुत खराब लगा, इसलिए मैंने वो चटनी फेंक दी। और ये काम किसने किया होगा यही सोच रहा हूँ। सुबह से तुम्हारे रेडी पर कौन कौन आया था? ग्राहक छोड़कर तो सिर्फ श्यामलाल आया था। अरे वो श्यामलाल बहुत ही लालची आदमी है। उसका धंधा हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा। उसी ने ये काम किया होगा। अब से तुम चौकन्ना रहना। तुम कह रहे हो वो सच भी हो सकता है। तुम श्यामलाल पर विश्वास नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर राम अपना सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन उसके समय पर राम रेडी लगकर आ जाता है और श्यामलाल राम से बात करने के लिए आ जाता है। तभी राम श्यामलाल से, श्यामलाल जी, कुछ लोग दिखाते कुछ और है और असल में होते कुछ और ही है। राम, मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। क्या है ना सेठ जी, आप अपना दुकान चलाइए और मुझे मेरा छोटा सा दुकान चलाने दीजिए। श्यामलाल उसकी बात सुन के चुप हो जाता है और उसे जो समझना था वो समझ जाता है। अब राम खुद का काम अच्छी तरह से करने लगता है और आगे से श्यामलाल भी कभी राम को तकलीफ नहीं देता। राम का धंधा अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। उसने अपने खेत के सारे कच्चे आम निकाल कर हर रोज बाजार में बेचा करता था। अब कुछ दिनों बाद राम को इस धंधे से बहुत पैसे मिलने लगे थे। ये देख उसकी माँ और पिताजी दोनों भी बहुत खुश थे। राम जैसे सामान्य आदमी ने कठिन परिस्थिति में भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही बड़ा बिजनेस सेट किया था। इस तरह से कोई भी आदमी अपनी सफलता कड़ी मेहनत करके पा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय कितना भी कठिन आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में अपना मार्ग खुद खोजना चाहिए। राघवपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी माँ शारदा उसकी शादी करवाना चाहती थी। एक दिन शारदा अपनी बहन मालती से, मालती कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें सुंदर के लिए अच्छी लड़की ढूंढने के लिए फोन किया था। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। ठीक है दीदी। दोनों की ऐसी बातचीत हो जाने के बाद शारदा फोन रख देती है। तभी सुंदर वहां आ जाता है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, कितने दिनों के लिए जाने वाले हो? लगभग 15 दिन के लिए। ठीक है बेटा। अब सुंदर अगले ही दिन ऑफिस टूर के लिए निकल जाता है और शारदा अपने काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी शारदा की सहेली निर्मला उसके घर में आ जाती है। अरे शारदा, घर पर हो क्या? आओ ना निर्मला बहन, क्या काम था? अरे सुंदर के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता लाई हूँ, तुम देख लो फोटो। दिखाओ जरा। हाँ, ये लो। ऐसा कहकर निर्मला शारदा को फोटो दिखाती है। उस फोटो में लड़की के मुंह पर मास्क बंधा हुआ रहता है। निर्मला, इस लड़की ने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे कोरोना का समय है और ये महामारी फैल ना जाए, इसीलिए उसने फोटो निकालते समय मास्क लगा कर रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे तो लड़की पसंद है, सुंदर को दिखाकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला वहां से चली जाती है। अब शारदा सुंदर आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही दिनों में सुंदर घर आ जाता है। अब उसका ऑफिस का काम बढ़ जाने के कारण उसे समय ही नहीं मिल रहा था। तभी शारदा सुंदर के पास जाकर, बेटा, ये फोटो निर्मला बहन मुझे देकर गई है, तुम देख लो लड़की को, अगर पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। सुंदर अपनी माँ के हाथ से फोटो लेकर देखता है और उसे लड़की बहुत पसंद आ जाती है। तभी, माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मगर इसने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है?
अरे ये महामारी की वजह से उसने मास्क पहनकर फोटो निकाला है। अच्छा। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है और शारदा निर्मला को बात आगे बढ़ाने के लिए बोल देती है। कोरोना की वजह से उनका मिलना नहीं होता, इसीलिए सुंदर उसका नंबर लेकर वीडियो कॉल करता है। तभी लड़की रेशमा, नमस्ते। नमस्ते, हमें निर्मला जी ने तुम्हारा नंबर दिया। तुम क्या करती हो बेटी? जी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं घर के ही काम करती हूँ, बाकी सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने अभी भी चेहरे पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? फोटो में ठीक है, मगर घर में भी तुम मास्क लगाती हो क्या? नहीं माँ जी, वो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी, इसी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो इसलिए मैंने मास्क लगा कर रखा है। ठीक है, सुंदर से बात करो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आपको क्या पसंद है? मुझे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बाकी के काम करना भी अच्छा लगता है। अच्छा, और आप आगे जॉब करना चाहोगी? हाँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं फोन रखता हूँ। जी। ऐसा कहकर रेशमा और सुंदर फोन रख देते हैं। तभी शारदा सुंदर से, सुंदर तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ माँ, मुझे लड़की पसंद है। तो मैं उसकी माँ से बात करके रिश्ता पक्का करूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। अब शारदा रेशमा के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का करवाती है और कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुंदर से हो जाती है। शादी के दिन रेशमा ने मास्क लगा कर रखा था, तभी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब वो घर आई तब उसकी सास, बेटी रेशमा अब तुम मास्क निकाल सकती हो, दम घुट रहा होगा तुम्हारा। नहीं माँ जी, मैं अभी अभी दूसरे गांव से आई हूँ, मुझे तो कुछ दिन और कंटिन्यू मास्क लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या कोरोना हो गया है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मगर आप सबकी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। ठीक है रेशमा, तुम मास्क पहन सकती हो। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। अब रेशमा हर रोज मास्क पहनकर घर में काम किया करती थी। तभी एक दिन रेशमा को बहुत जोर से खांसी आई। तभी उसकी सास उसके पास जाकर, अरे रेशमा जरा धीरे, ये लो पानी पी लो। रेशमा जल्दी जल्दी में मास्क निकाल डालती है और पानी पीती है। तभी उसकी सास आश्चर्य से उसे देखने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने हमें फंसाया है। तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं और तुम मुझसे कितनी बदसूरत दिख रही हो, इसीलिए तुम हर रोज मास्क लगाकर घूम रही थी ताकि ये बात किसी को पता ना चले। नहीं माँ जी, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, मगर मेरी शादी इन दांतों की वजह से हो नहीं रही थी, इसीलिए मुझे ये मास्क लगाना पड़ा। मुझे ऐसा झूठ पसंद नहीं है। तुम कल ही अस्पताल जाकर इन दांतों का इलाज करवाओ, वरना उन्हें काट डालो। मुझे तुम्हारे दांत अच्छे चाहिए, नहीं तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। उन दोनों की आवाजें सुन सुंदर बाहर आ जाता है और रेशमा की ओर देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसे कोई झटका लगा है। तुम्हारे दांत इतने बड़े हैं, इसलिए तुम मास्क घर में हमेशा लगाया करती थी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे सामने भी खड़े मत रहो, समझी? कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है रेशमा। ऐसा कहकर सुंदर और शारदा वहां से निकल जाते हैं और रेशमा उस कमरे में बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उसका मास्क भी आंसुओं से भीग जाता है। रात के समय रेशमा रोते रोते मास्क लगाकर ही सो जाती है। अब उसके सपने में भगवान आ जाते हैं और रेशमा से, रेशमा, रेशमा उठो बेटी। आप कौन हो? मैं भगवान हूँ। तुम इतनी क्यों रो रही हो बेटी, क्या हुआ है? मेरी दांतों की वजह से मेरे घर वालों को अब मैं पसंद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर रेशमा बहुत रोने लगी। तभी भगवान उससे, रेशमा, तुम्हारी समस्या सुबह तक सुलझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब सुबह रेशमा उठकर देखती है तो उसे लगता है कि उसे एक सपना पड़ा था। तभी रेशमा ब्रश करने चली जाती है। तभी वो आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे दांत ठीक हो गए, आज मुझे सच में भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो देखती है
कि उसने साड़ी पर रखा हुआ मास्क सोने जैसा चमक रहा था। रेशमा ने उसे उठाकर देखा तो उसे वो सोने जैसा लगा। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो मास्क सच में सोने का बन गया था। उसने देखा तो मास्क के नीचे रखी हुई साड़ी भी सोने की हो गई थी। रेशमा ने वो साड़ी और मास्क लेकर अपने सास के पास गई। माँ जी जरा यहाँ आइए। क्या हुआ है, सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? उसके चेहरे की ओर देखकर शारदा कहती है, बहू तुम्हारे दांत ठीक हो गए, ये एक रात में चमत्कार कैसे हो गया? माँ जी, मेरे सपने में भगवान आए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ये दांत ठीक हो गए और ये मास्क भी सोने का बन गया है। और मुझे लगता है कि ये मास्क किसी भी चीज पर रखा तो वो सोने की बन जाती है। ये देखिए माँ जी, ये मेरी साड़ी सोने की बन गई। सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस डिब्बे पर मास्क रख कर दिखाओ। रेशमा ने मास्क डिब्बे पर रखा तो सच में डिब्बा सोने का बन जाता है। ये देख रेशमा, देखिए माँ जी, ये डिब्बा भी सोने का बन गया। हाँ बहू, सच में ये मास्क जादुई है। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर रेशमा वो मास्क बहुत सारे घर के वस्तुओं पर रखती है तो घर की बहुत सारी चीजें सोने की बन जाती है। ये देख उसका पति सुंदर बहुत खुश हो जाता है और शारदा भी अपनी बहू की बहुत प्रशंसा करती है और अब रेशमा के साथ सभी घर वाले बहुत खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी की कमियां कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। मनुष्य के गुण दोषों के सहित उसको अपनाना चाहिए।